नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रामनवमी पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर गरमाई सियासत। एनआईए से जांच की मांग को लेकर बीजेपी पहुंची हाईकोर्ट। बंगाल सरकार ने सीआईडी को सौंपी जांच। कांग्रेस के सत्यमेव जयते कार्यक्रम की बदली तारीख। कर्नाटक के चुनावी रण में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राहुल। कोलार में एक ही दिन करेंगे रैली। पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। 25,000 का लगा जुर्माना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई डिग्री मांगने की वजह। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। आईएसआई ने शुरू किया प्लान बी। भगौड़े को ढूंढने के लिए एक्टिव किए स्लीपर सेल। पीओके की सरकार ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। अमित शाह के प्रस्ताव का किया समर्थन। करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ तक रास्ता बनाने पर हुई सहमति। आज की पहली खबर में बात करेंगे रामनवमी के मौके पर बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर गरमाई सियासत पर। बंगाल में फिर एक बार शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई, जिसके बाद ममता के पुलिस प्रशासन की तो पोल खुली ही, साथ ही ममता बनर्जी ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। वहीं इस मामले में बीजेपी भी ममता पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। बीजेपी ने हिंसा पर एनआईए से जांच कराने की मांग की है। वहीं हावड़ा में हिंसा के बाद बंगाल सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। डॉक्टर साहब, सियासत लगातार गर्मा रही है। बीजेपी एनआईए से जांच कराने की मांग कर रही है और ममता बनर्जी ने सीआईडी को मामला सौंप दिया है। देखिए, बंगाल में अब यह जग जाहिर है कि ममता बनर्जी अपनी राजनीति के कारण, मुस्लिम वोट बैंक की वजह से वो हिंदुओं के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ देती है। जो तस्वीरें आई हैं, जो वहां के चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि शोभा यात्रा अपने गंतव्य पे जो रूट पहले से तय किया गया था उसके ऊपर ही चल रही थी। अचानक से लोग आ गए, टोपी पहने हुए, दाढ़ी बढ़ा करके, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अरे भाई, उस मुख्यमंत्री का क्या किया जाए जो ये कहती हो कि भाई मुस्लिम इलाके में मत जाओ। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? और जब हिंसा भड़क गई, आप उल्टे हिंदुओं को प्रताड़ित करने में जुटे हुए हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के केसेस में पहले भी, आपको याद होगा चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमला बंगाल के अंदर हुआ था। आखिरकार क्या हुआ? कोर्ट ने कहा भाई सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस, उनकी एजेंसियों के ऊपर कोर्ट को भरोसा नहीं है। जब हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है ममता बनर्जी के ऊपर, तो आम जनता क्या करे? भारतीय जनता पार्टी एनआईए की जांच इसलिए करवाना चाहती है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जिहाद करना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। ममता बनर्जी सीआईडी की जांच करा के इन सारी चीजों के ऊपर लिपापोती कर देंगी। यही आरोप भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी जो स्टेट के बाहर की एजेंसी है उसके द्वारा जो जांच कराने की मांग कर रही है, इसका समर्थन बंगाल के हिंदू जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद जब पुलिस प्रशासन के कानून व्यवस्था की पोल खुली, तो ममता बनर्जी ने अब इसका सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना शुरू कर दिया। वहीं लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के उसी कोलार से अपने सत्यमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे, जहां उन्हें मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी। पहले इस कार्यक्रम की तारीख 5 अप्रैल की तय की गई, लेकिन अब इसे टालकर 9 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को लॉन्च करने के लिए मैसूर में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब 9 अप्रैल को कर्नाटक के चुनावी रण में मोदी बनाम राहुल देखा जाएगा। देखिए, कोई बनाम नहीं है।
कहाँ प्रधानमंत्री मोदी और कहाँ राहुल गांधी। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करना, वो कार्यक्रम का नाम सत्यमेव जयते, चुनाव सिर पे है, इलेक्शन कैंपेन करना है या सत्यमेव जयते का वहां पे नारा लगाना है। कांग्रेस पार्टी के जैसा जो कह सकते कि दिग्भ्रमित पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। ये सत्यमेव जयते तो बाद में होगा, अभी जब रिकॉर्ड करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं तो मालूम चल रहा है कि आपस में ही लड़ाई चल रही है, आपस में ही सिद्धरमैया और तमाम बाकी लीडरों के बीच कांग्रेस पार्टी में उठापटक कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी चुनाव जीते नहीं और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में मारधाड़ शुरू है। आमना सामना अलग अलग वेन्यू पे कार्यक्रम के जरिए होगा। लोग जरूर इसकी तुलना करेंगे कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं और प्रधानमंत्री वहां क्या भाषण देते हैं। और जहां तक बात राहुल गांधी की है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों की तो वैसी धड़कन वो ज़्यादा तेज हो जाती है जब राहुल गांधी माइक संभालते हैं कि पता नहीं 5 मिनट के भाषण में कितने गूफअप वो करेंगे, कितने शब्दों का वो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब वो चुनाव में थे कर्नाटक में तो विश्वेश्वरैया का वो नाम भी नहीं ले पा रहे थे। तो राहुल गांधी की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से कर देना, ये मीडिया में मैं देख रहा हूं किया जा रहा है कि एक साथ बनाम होगा, एक साथ दोनों होंगे, ये निराधार है। जी बिल्कुल, यानी कि पीएम मोदी और राहुल गांधी अब एक ही दिन कर्नाटक में आमने सामने होंगे, जिसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में क्या कुछ कहते हैं। अगली खबर में बात करेंगे हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद बौखलाए अरविंद केजरीवाल की। पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने के लिए मना कर दिया है। साथ ही केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बताया कि क्यों उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री मांगी थी। डॉक्टर साहब, केजरीवाल को जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया, उनको झटका लगा वहां से, उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे तो आज बड़ा अजीब सा लगा कि वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। भाई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? भाई कहां से ये आइडिया आ रहा है? या आपने कोई ठेका ले लिया है प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खत्म करने का, उस पर हमला करने का? कोर्ट ने जुर्माना इसलिए लगाया है कि जज साहब ने कहा कि तुम जो जानकारी मांगने की कोशिश कर रहे हो वो गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ऑलरेडी है। भाई सर्टिफिकेट सार्वजनिक करने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री मोदी का एफिडेविट है। अपने किसी लल्लू पंजू को कहो कि वो गूगल करे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाए, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, वहां तुमको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भाई कैसे देखना चाहते हो? या फिर ये दिल्ली का नटवरलाल इतना ही मूर्ख है, इतना ही अनपढ़ गंवार है कि वे कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानता? दो ही केस हो सकते हैं। लेकिन ये तो है राजनीति का नटवरलाल। ये सोचता कुछ है, करता कुछ है और कहता कुछ और है। सवाल ये है कि अचानक से ये प्रधानमंत्री मोदी के एजुकेशन और उसके सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी सार्वजनिक है, ऑलरेडी बीजेपी ने जब पिछली बार ये सवाल उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्टिफिकेट दिखा दिए, लेकिन फिर भी इस बात पे वो क्यों अड़ा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि जो काम पंजाब के अंदर हो रहा है, अमृतपाल सिंह, ये खालिस्तानी जिस तरह से वहां पुलिस और सरकार को नाच नचा रहे हैं, उसमें इसकी पोल पट्टी खुलने वाली है। ये पोल पट्टी जिस दिन खुलेगा उसके लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहा है कि ताकि ये छाती पीट पीट के कह सके देखिए हम प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। तो ये केजरीवाल जैसे राजनीतिज्ञ ये डेंजरस हैं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के भविष्य के लिए। ये बात अलग है कि ये लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी का लालच देकर के वोट पा लेता है, लेकिन जो लोग इसका समर्थन करते हैं, भारत के खराब भविष्य में अगर इस तरह के लोग सरवाइव करते हैं राजनीति में
तो उसके लिए ये वर्ग जो केजरीवाल को वोट करता है वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि केजरीवाल पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए बार बार उनकी डिग्री की मांग कर रहे हैं। आगे बात करते हैं पंजाब को अलगाववाद की आग में जलाने की साजिश करने वाले भगौड़े अमृतपाल की। होशियारपुर में अमृतपाल को घेरने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ड्रोन से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अमृतपाल अब भी पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली थी कि होशियारपुर में ही अमृतपाल एक शुगर मिल में छिपा था, जिसके बाद 100 पुलिस की गाड़ियां मिल के बाहर जमा हो गई, जिसमें करीब 300 पुलिसकर्मी थे। वहीं नेपाल के रास्ते से अमृतपाल को पाकिस्तान के किसी शेल्टर में पहुंचाने का प्लान फेल होने के बाद अब आईएसआई ने अपना प्लान भी एक्टिव कर लिया है। जानकारी के अनुसार पंजाब के फजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन, गुरदासपुर, अमृतसर और अजनाला के इलाकों में पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव किया है ताकि अमृतपाल की खबर उसे मिल सके। डॉक्टर साहब, लगातार अमृतपाल भाग रहा है और लगातार वो पाकिस्तान के आईएसआई के टच में भी बना हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान में है ये पंजाब या हिंदुस्तान के अंदर है। वहां की सरकार क्या कर रही है? चूड़ियां पहन करके बैठी हुई है। आईएसआई के लोग वहां पे प्लान बी पे काम कर रहे हैं। यह खबर बाकायदा पुलिस के जरिए मीडिया में पहुंचाया जाता है। एक्शन क्या हो रहा है भाई? दिल्ली में यह केजरीवाल पूछ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। पंजाब में इसका जवाब मिल रहा है कि किसी भी कीमत पे किसी कॉमेडियन या बीए फेल व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तमाशा बना रखा है। एक व्यक्ति को पूरी की पूरी पंजाब पुलिस नहीं ढूंढ सकती, ऐसा नहीं है। पंजाब पुलिस मजबूर है, हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे कॉमेडियन सरकार में बन के बैठे हुए हैं जिनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। क्योंकि ये अमृतपाल, खालिस्तानी संगठन, ये आतंकी, इन्होंने ही तो सपोर्ट किया था इस केजरीवाल को। भाई, जब सरकार आई आम आदमी पार्टी की, पन्नू ने क्या कहा? ये बब्बर खालसा का जो स्टिंग ऑपरेशन आया उसमें क्या कहा गया कि हमने मदद की। केजरीवाल को पंजाब में पूछता कौन है? हमने अपने लोगों से कह के इसे जितवाया है। मतलब कट्टरपंथियों के साथ केजरीवाल का रिश्ता, इस वजह से अमृतपाल पकड़ा नहीं जा रहा। जिस दिन अमृतपाल पकड़ा गया और जिस दिन उसने खुलासे करने शुरू किए, केजरीवाल देश के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, एक तरफ अमृतपाल फरार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसे बचाने के हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। पीओके की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जिसमें भारत के कश्मीर से वहां तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव भारत के गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव से मिलता जुलता है जिसमें उन्होंने पीओके तक करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर एक गलियारा बनाने की बात कही थी। शाह ने करीब एक हफ्ते पहले पीओके में स्थित शारदा पीठ तक एक रास्ता बनाने का भरोसा दिलाया था और कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सके। डॉक्टर साहब, पीओके ने तो अब पाकिस्तान की सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से वहां महंगाई, वहां की सत्ता, वहां की सरकार, वहां का पूरा सिस्टम क्रम्बल कर चुका है, तो आज क्या खबर आई? आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने बस इशारा किया कि पाकिस्तान के लोग जो वहां पे रैशनली सोचते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जो बंटवारा हुआ वो गलत हो गया। हिंदुस्तान कहां से कहां आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान डार्क एज में जा रहा है। ये धर्मांधता की वजह से जो बेहिसाब तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, तो पीओके के लोग तो फिर भी वो सोच रहे हैं कि चलो भाई, आर्टिकल 370 हटा है, क्योंकि उनके रिश्तेदार इधर भी हैं उधर भी हैं। उनको खबर मिलती है कि किस तरीके से 370 हटने के बाद हर घर में पानी, हर घर में लाइट, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये तमाम चीजें वहां मिल रही हैं। वहां की सरकार लोगों की मदद कर रही है और उधर पाकिस्तान भूखा नंगा देश, वहां तो अगले 30-40 सालों तक कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह के प्रस्ताव जो आ रहे हैं, ये प्रस्ताव
प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के द्वारा 370 को जो निरस्त किया गया है, उस फैसले के ऊपर मोहर लगाने वाला फैसला है। जी बिल्कुल, यानी कि पीओके की सरकार का अमित शाह के प्रस्ताव पर समर्थन के बाद अब पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।